हेलो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8वीं का व्याकरण की किताब आओ व्याकरण सीखे का अध्याय 3 पढ़ेंगे, शब्द विचार। तो चलिए पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार जैसे कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, या ये कहें कि वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। अब ये सार्थक ध्वनि क्या होती है, तो देखते हैं कि शब्द कौन कौन से होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। देखिए जैसे इस चित्र में दिखा रखा है कि सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। जैसे कि दूध है, दूध आपको सबको पता है कि दूध का एक मीनिंग है कि हाँ भाई दूध होता क्या है, या दही है, रोटी है, ये सब कौन से है, सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ है। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि किसी ने बोला कि घर वर या पानी सानी, तो पानी तो होता है लेकिन सानी कोई शब्द ही नहीं है। या चाय वाय बोला तो वाय कोई ही शब्द नहीं है। तो कभी भी आप बच्चों की व्याकरण में कभी भी निरर्थक शब्दों का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है, सिर्फ सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। तो चलिए आज अभी हम शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों के 4 भेद है, जैसे कि दिखाया गया है उत्पत्ति के आधार पर कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द आए कहाँ से, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी भाषा अपने आप में ही सागर के समान विशाल धारण की हुई है, जिसमें कि कितनी बोलियां, कितने दृष्टिकोण होते हैं। अनेक बोलियों की हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति को हम मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त करते हैं। अब जैसे उत्पत्ति के आधार पर इसको हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है कौन कौन से ये 5 इसके वो भाव है। जैसे ये देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों को बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। देखिए जिस प्रकार से ये चित्र दिख रहा है। तत्सम शब्द होते क्या है, तो बच्चों तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है सम, और तत् का अर्थ उसके, तथा सम का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात उसके समान। तत्सम का अर्थ संस्कृत भाषा के में उपयोग किया जाता है। जैसे अमृत है, अश्रु है, अग्नि है। जो संस्कृत भाषा के अगर साधारण भाषा में कहा जाए कि जो संस्कृत के शब्द है जिसमें बिना परिवर्तन करके हिंदी भाषा में इसका उपयोग किया गया है, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कक्षा है, तो जो कक्षा है जो शब्द है वो हमारा हिंदी में ले लिया गया है, तो हमने उसमें कोई भी परिवर्तन किए बिना उसे अपना लिया गया, तो वो तत्सम शब्द होंगे। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि शब्दों से मिलकर बनाया है तद्भव, तो मतलब कि जो उसके भव को प्रकट करना, जैसे उसके जो भी भाव का अर्थ होगा उसका जन्म हुआ है। जैसे तत्सम शब्द का ही कुछ हिंदी में अनुवाद कर दे तो हम उसे तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे मैंने बोला कि गृह है, तो जो गृह शब्द है उसको हमने अगर हिंदी में अगर तद्भव में अगर हमने उसको अनुवाद किया तो क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ, घर हुआ। उसी प्रकार से अगर मैं कोई भी जैसे शब्द ले लूं, जैसे मैंने बोला है कि दधी बोला है मैंने, दधी एक, अगर इसका मैं तद्भव बताऊं तो तद्भव होगा दही। तो इस प्रकार से जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा अनुवाद करते हैं, उसका थोड़ा परिवर्तित रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो कि हमारे देश में ही इन शब्दों का जन्म हुआ है, अर्थात देश में जन्मा। तो वो शब्द जिनके मतलब कि हमारे भारत देश में या उनके अनेक राज्यों में जिन शब्दों का जन्म हुआ है उसे हम देश शब्द कहते हैं। हमारे देश में ही जन्मा, देश जमा जा, मतलब कि देश में ही जन्मा। जैसे कि जूता है, धोती है, खाट है, पगड़ी है, ये सब देश शब्द है। विदेशी शब्द में बहुत सी भाषाओं के विदेशी शब्द आते हैं जो कि हम रोजमर्रा प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप मतलब टिकट है, ट्रेन है या डॉक्टर है, इस तरीके से हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए विदेशी शब्द में अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आए हैं, चीनी से भी आए हैं, जापानी से भी आए, तुर्की से भी आए, अरबी से भी आए, फारसी और पुर्तगाली और फ्रांसीसी से भी आए हैं। लेकिन जो मतलब कि विदेशी भाषा में, जैसे अभी आप अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप बोलोगे कि मुझे वही पेन से लिखना है, तो आपने पेन का इस्तेमाल किया, जो पेन शब्द है वो भी विदेशी शब्द है।
पेन कोई मतलब कि आकर आपको पता है कि हिंदी में पेन को कलम कहते हैं, तो कोई कलम का यूज नहीं करता। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि हाँ, आप ये बोलते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, कोई समय कितना हो रहा है ये नहीं बोलता। तो हमारे जो अंग्रेजी शब्द है, जो विदेशी शब्द है, वो हमारे रोजमर्रा की मुंह पर चढ़ गए हैं। तो ये जाना कि आपने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम जो आखिरी जो वो है उसके बारे में पढ़ेंगे, संकर शब्द। संकर शब्द वो शब्द होते हैं बेटा जो दो भाषाओं को मिलाकर बनाए गए हैं, दो भाषाओं को मिलाकर। जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे मैंने बोला टिकट घर है या डबल रोटी है। अगर हम जो ब्रेड यूज करते हैं डबल रोटी, तो जो डबल है वो अंग्रेजी वर्ड है और जो रोटी है वो हिंदी का वर्ड है। तो जब दो जो भाषाओं को मेल कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, तो वो संकर शब्द में आते हैं। जैसे टिकट घर, मैंने बोला टिकट अंग्रेजी का वर्ड है और घर हिंदी का, तो ये हुआ टिकट घर। कौन सा शब्द हुआ? संकर शब्द। जब दो भिन्न भाषाओं को मेल करके एक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो आपने जाना उत्पत्ति के आधार पर ये पांचों भेदों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो चलिए जानते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के भेद तीन वर्गों में बांटे गए हैं, यौगिक, ऋण और योग ऋण। तो मतलब कि बेटा ऋण शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिसके खंड करने पर वे अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे कि पानी है, पानी में अगर हमने मतलब कि उसको तोड़ेंगे, अगर उसका खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जब तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले तो कौन से कहलाएंगे? ऋण शब्द। ऐसे दूसरा है इसका रचना के आधार पे का शब्द का भेद क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द बेटा कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सुपुत्र है, सुपुत्र में अगर आपने देखा तो सु है जो, वो सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, और पुत्र बेटा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा बेटा। या पुस्तकालय है, पुस्तक जमा आलय, जिसको हम खंड करने पे भी उसका मीनिंग निकल रहा है। देख रहे हो आप, उसका मीनिंग निकल रहा है कि पुस्तक, आपको पता है ये भी किताब है और आलय का अर्थ होता है घर। या रसोई घर बोलूं, या मैं बोलूं कि कोई और, अगर जैसे जिसका भी हमें विग्रह करने पे विद्यालय बोलूं, तो विद्या का आलय मतलब कि विद्यालय, जिसको हमें तोड़ने पर भी हमें अर्थ देते हैं, वो हम यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब कि दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। ऋण शब्द वो हुए जिसके खंड करने पर कोई उसका अर्थ नहीं निकला। यौगिक वो शब्द हुए जिसका हमने खंड किया, उसके अर्थ निकले। अब बच्चों योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द क्या होते हैं? योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, ये योग ऋण कहते हैं। विशेष अर्थ के लिए कैसे योग ऋण? जैसे कि हम मतलब कि दशानन है, जैसे आपको सबको पता है दश मतलब होता है 10 और आनन का अर्थ होता है सिर या मुंह। दशानन, अब आपको पता है कि 10 सिर वाला कौन था? 10 सिर वाला रावण था। ऐसी जलज है, एक विशेष अर्थ है जलज मतलब जल में जन्मा। जल में कौन सा फूल जन्म लेता है? कौन सा फूल होता है? तो कौन सा फूल है? कमल। तो जाना बेटा रचना के आधार पर शब्दों के तीनों भेद आपको जाने कि ऋण, यौगिक और योग ऋण। अब हम मतलब कि लेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्दों के भेद है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो भेदों में, दो वर्गों में बांटते हैं। मतलब कि हम किस प्रकार प्रयोग करें, शब्दों को किस प्रकार प्रयोग करें। तो कौन कौन से होंगे वो बच्चों? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार अर्थात क्या होता है बेटा? परिवर्तन। वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, मतलब कि वो चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में कौन सी चीजें आती है? देखिए जैसे कि इस फ्लो चार्ट में दिखा रखा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा क्या? जैसे कि अब मैंने बोला कि लड़का स्कूल जा रहा है और लड़की स्कूल जा रही है, तो देखिए लिंग परिवर्तन हुआ उसका, तो उसी प्रकार से संज्ञा में चेंज हुआ, तो इसमें विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द में परिवर्तन होता ही होता है। तो संज्ञा आपको जैसे पता ही, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके तीन भेद भी होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसी प्रकार सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। विशेषण है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया, किसी भी काम को करने की प्रक्रिया को हम क्रिया कहते हैं।
इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। आविकारी शब्द, आविकारी शब्द वो होते हैं बच्चों जिनमें परिवर्तन ही नहीं होता। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो आविकारी शब्द कहलाते हैं। आविकारी शब्द कौन से है? क्रिया विशेषण, संबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे क्रिया विशेषण में मैंने बोला था कि धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो हमने कछुए की जो चाल बताई धीरे धीरे, तो जो धीरे धीरे वर्ड होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो वो वर्ड जो कि चेंज नहीं होते वो आविकारी शब्द में कहलाते हैं। तो आपका ये प्रयोग के आधार पे खत्म हुआ। अब हम चौथा जो शब्दों का भेद है, चौथा भेद अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद लेकर चलेंगे। अर्थ के आधार पर जब हमारे कितने भेद होते हैं ये देखिए कि इसमें हमारे आते हैं, एकार्थी आता है, समरूपी भिन्नार्थक आता है, अनेकार्थी आते हैं, विलोम शब्द आते हैं और पर्यायवाची आते हैं। अर्थ के आधार पर भेद जैसे आपको दिखा रहे हैं कि एकार्थी में जिसमें एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी में जिसके कई अनेक अर्थ निकलते हो, समरूपी भिन्नार्थक जिसको कि सुनने में तो समान दिखे लेकिन उसके अर्थ अलग हो, भिन्न अलग हो। मतलब पर्यायवाची शब्द है, आपको पता ही है कि एक से अनेक, जैसे मैंने बोला कि धरती है तो आप बताओगे भाई जमीन भी होता है, भूमि भी होती है। विलोमार्थक शब्द, विपर्यार्थक शब्द। तो देखा आपने ये चारों भेद आपने जाने कि कौन कौन से ये चारों भेद थे, कि हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद थे, रचना के आधार पर थे, प्रयोग के आधार थे, अर्थ के आधार पर थे। तो आपने शब्द के बारे में जाना कि शब्द क्या होता है। शब्द ऐसे वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, जिसके मतलब सार्थक समूह क्यों कहा है कि निर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता, सार्थक का होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो में जो शब्द विचार है पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।